जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल के खूबसूरत सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड उससे रिलेटेड थ्योरी भी बताएंगे आप लोग को। तो क्वेश्चन को आप लोग सही से देखिएगा और उसका सही सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को जो भी 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंध का कारक है। आनुवंशिकता से संबंध किससे है। देखिए आनुवंशिकता का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है आँखों का रंग, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक गतिविधियों भागीदारियों, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुवांशिक से संबंध किसका हो जाएगा, अनुवांशिक किससे हो जाएगा संबंध, आँख के रंग से। आँख के रंग से किसका संबंध है, अनुवांशिक का। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यकता तत्व है। कौन सा आवश्यक तत्व है, कौन सा सामाजिक प्रक्रिया की अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए क्या जरूरी है, पड़ोसी एवं परिवार, और दूसरा क्या है देखिए गांव एवं शहर, देश का राजनीति। सामाजिक प्रक्रिया को अनुकरण बनाने के लिए, समाज में जो प्रक्रिया होता है उसको अनुकरण बनाने के लिए क्या जरूरी है, कौन जरूरी है के लिए आवश्यक तत्व, क्या तत्व है, पड़ोसी एवं परिवार, परिवार और पड़ोसी। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जो भी सही ऑप्शन होगा आप लोग दीजिएगा कमेंट में। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का परिवार एवं पड़ोसी। परिवार और पड़ोसी क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की उपयोगी तथा अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाता है। किसको, समाजीकरण की प्रक्रिया को कौन बनाता है, परिवार और पड़ोसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका कितने विभाग में कितने चरण में बांटा गया है। तो इसको 4 चरण में विभाजित किया गया है, 4 चरण होगा जिसमें कि जीन पियाजे के विकासात्मक संज्ञात्मक विकास को विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है, परिपक्व यानी भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा से संबंधित है क्या, परिपक्वता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। आपके कक्षा में कोई छात्र अगर देर से आता है, लेट से आता है कोचिंग, तो आप उसको क्या, अब अगर आप टीचर है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे दंड देंगे, ऑप्शन नंबर सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, हमको भी लग रहा है आप लोग को यही ऑप्शन सही लग रहा होगा कि कारण जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी विद्यार्थी आपके क्लास में आता है लेट से, तो उसे क्या पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों लेट हुआ। तो ये आप लोग आंसर दे दीजिएगा जो भी होगा आपके मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, क्या उसमें पद्धति है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। देखिए क्या है, विद्यार्थी को दंड देना, दंड देके तो परिवर्तन जल्दी नहीं लाने का अच्छा तरीका नहीं है। और देखिए आगे क्या, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना यानी उसके गार्जियन को कहना, और क्या है आगे देखिए, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। हमको लगता है ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि उसका क्या कारण है जिसके कारण वो गलती कर रहा है उसको सुधारना और उसके बारे में जानना, यही है अच्छा नियम। उसको देखिए अवांछित व्यवहार के कारणों में ढूंढना, उसको ढूंढना और उपचार करना, उसका सही इलाज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी का क्या सबसे, कोई विद्यार्थी है उसका क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति यानी उत्तर देने की अनुभूति, ईमानदारी है, ऑप्शन नंबर सी है सहभागिता, और ऑप्शन नंबर डी है आज्ञाकारिता यानी कोई चीज़ कोई बोला तो उसको आज्ञा रूप से पालन करना। तो आज्ञाकारिता में सब कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, किसी की आज्ञा को पालन करना चाहिए, कोई कुछ बोले तो उस पर वो उतरना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है
देखिए क्या है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु में क्या होना चाहिए? सबसे अधिक। देखिए क्या है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होना चाहिए, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चित की अनुभूति होना चाहिए, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोद के लिए बेचैनी करना। इसमें क्या है? देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी उसके कक्षा में जो है समकक्षी, एक ही कक्षा में अनुमोदन के लिए बेचैनी। देखिए 12 वर्ष की आयु में क्या होना चाहिए? उसके कक्षा में उसके अनुमोदन के लिए बेचैनी होना चाहिए, यानी उसके कक्षा में जो उसके जैसा जो पढ़ रहा है उसी के जैसा उसको होना चाहिए, उसके दिमाग में वैसे चलना चाहिए, उसके साथ जो रह रहा है उसके साथ जो पढ़ रहा है तो उसका जैसे वो कर रहा है वो भी वैसे ही करेगा, ये उसके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में किसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है? चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन क्या है? मार्गान्तरीकरण, उसके मार्ग में परिवर्तन करके। ये तो अच्छा उपाय नहीं है, कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके मार्ग में परिवर्तन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सहसंबंध, विलयन और नवीनीकरण, यानी उसकी नया करना। तो कौन सा इसमें सही है? देखिए आप लोग सुने भी होंगे कि कोई अगर एम है तो आप लोग रास्ता चेंज कर सकते हैं, लेकिन एम चेंज नहीं करते। तो मार्ग को परिवर्तन करके कोई भी जो एम है आप उसको पा सकते हैं। कोई आपका एम है तो आप रास्ता चेंज करिए, ये रास्ता ख़राब है दूसरे रास्ता चेंज कीजिए, लेकिन आप लोग एम चेंज नहीं कीजिएगा। ऐसा आप लोग भी क्लास में सुने होंगे और बच्चा को भी ऐसे ही बताना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उनकी मानसिक आयु क्या होगी? यानी अगर कोई बच्चा, उसका यदि बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, नॉलेज IQ टेस्ट किया गया तो उसको 75 अंक, यानी आधा से ज़्यादा उसका सही, यानी बुद्धि अच्छा काम कर रहा है, तो कितना वर्ष का वो बालक होगा कि अच्छा बुद्धि काम कर रहा है? देखिए 8 वर्ष का, 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, 15 वर्ष का। तो देखिए 8 वर्ष का तो 50% हो जाएगा, तो इसमें 75% है तो ये 12 वर्ष का होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 12 वर्ष बुद्धि परीक्षण के लिए 75 अंक प्राप्त करता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन हो जाएगा इसमें? स्किनर है पहला, दूसरा है पावलर, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो कौन हो जाएगा? ये तो आप लोगों को पता होगा। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा कोहलर से रिलेटेड है सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। तो क्या है ऑप्शन? चलिए ऑप्शन है, जब उसको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। जब उसको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए तो उसको किस में रखा जा सकता है? विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जाए। किस तरह से विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है? किसी का मानना है विद्यार्थियों में कठोर नियमों का अनुपालन करना, यानी विद्यार्थियों को कोई हार्ड रूल पालन करने के लिए बोल दे तो अनुशासन में रहेगा। और सी है आर्थिक दंड देना, उसको आर्थिक रूप से दंड देना और अभिभावकों का सहयोग करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? इसमें हो जाएगा जब उसको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। जब उसको जो भी बौद्धिक संतुष्टि होगा, जो भी उसको बौद्धिक जरूरी होगा, उसकी संतुष्टि को पूरा किया जाए तो इससे क्या होगा? उसका अनुशासन में रखा जा सकता है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखे जाने का सबसे अच्छा उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं है? किस अवस्था का ये विशेषता है कि संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन, अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदनात्मक गामक अवस्था में, औपचारिक संक्रिया व्यवस्था में और चौथा है मूर्त संक्रिया अवस्था में। तो कौन सा होगा इसमें? परिपक्वता, अमूर्त परिपक्वता इसका सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रिया व्यवस्था में ये हो जाएगा कौन सा? अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन का इसमें अवस्था की विशेषता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ के बीच होगी, यानी उसमें बीच का कितना अंतर होगा, कितना
ऑप्शन नंबर ए है 70 से 89, 50 से 59, 90 से 109 और 110 से 129। तो ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 90 से 109 के बीच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसके द्वारा दिया गया था। देखिए पहला है थॉर्नडाइक के द्वारा, दूसरा है पावलोव के द्वारा और तीसरा है टोलमैन के द्वारा और चौथा स्किनर के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग को, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्या हो जाएगा? मोसले के द्वारा, वाटसन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? पदानुक्रम किसके द्वारा किया था? तो ये आप लोग को पता ही होगा किसके द्वारा? मोसलो के द्वारा किया गया था, मैस्ले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि कोई शिक्षक शिक्षिका का प्रयास क्या होना चाहिए? प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें, विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहें, प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, और ऑप्शन नंबर डी है निश्चित उत्तरदायित्व का निर्वाह मर्यादापूर्वक करे। यानी कोई भी चीज़ उसको दिया जाए तो उसको अच्छा रूप से, नियम रूप से पालन करे, नियत रूप से पालन करे। ये किसी भी शिक्षक शिक्षिका का यही काम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। यानी आप कोई चीज़ पढ़े उसको अच्छा तरह से याद करने का कौन सा ऐसा तरीका नहीं है? शीघ्र स्मरण करना, यानी पढ़ाए तुरंत उसको याद करना, शीघ्र पहचानना, तुरंत पहचान लेना, शीघ्र स्मरण विस्मरण करना यानी तुरंत भूल जाना, और शीघ्र अधिगम। तो इसमें क्या हो जाएगा? शीघ्र, यानी आप लोग को पता ही चल गया, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि शीघ्र विस्मरण, तुरंत भूल जाना अच्छी स्मृति का लक्षण। ऐसा नहीं है कि कोई याद किया उसको तुरंत भूल जाएगा, तो ये अच्छा बच्चा का ये ऐसा काम नहीं है कि तुरंत भूल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, शिक्षा की वर्धा योजना पर प्रस्तावित की गई थी। वर्धा योजना, शिक्षा की वर्धा योजना कब प्रस्तावित की गई थी? कब की गई थी? तो इसमें हो जाएगा 1936। किसमें है? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को, विश्वविद्यालय अनुदान प्रयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को क्या लगता है इसमें? ऑप्शन सही दे दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षण के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षण के लिए क्या आप लोग को योग्यता होना चाहिए? शिक्षक के लिए न्यूनतम क्या योग्यता होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आप लोग, इसमें सही आंसर हो जाएगा 10+2 प्लस JBT। आप लोग का योग्यता, न्यूनतम योग्यता इतना होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अनंत मूर्ख, वही मूर्ख तथा उभय मूर्ख व्यक्ति का वर्गीकरण डैश द्वारा किया। किसके द्वारा ये सब अंत मूर्ख, बही मूर्ख यानी अंदर से मूर्ख, बाहर से मूर्ख, ऊपर से मूर्ख, ऐसा कौन बताया था? तो आप लोग को इसके बारे में पता ही होगा। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये युग के द्वारा बताया गया था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोहलवर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा, नैतिक जो है वो बाह्य कारकों द्वारा ये जो है निर्धारित होती है कोहलवर के अनुसार। तो किस अवस्था में होता है? पारंपरिक अवस्था में, पूर्व पारंपरिक अवस्था में, और ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का पश्चात पारंपरिक अवस्था में, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? पहला है क्या? पारंपरिक अवस्था में, यानी पारंपरिक से पहले का जो अवस्था होगा ना, उस अवस्था में इसने बताया था कोहलवर के अनुसार है कि नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का, और लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यानी मनोविज्ञान, मन की विज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या विषय केंद्रित शिक्षा, या क्रिया केंद्रित शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा? तो मनोविज्ञान में क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए इसी के साथ
आप लोग का सेशन समाप्त होता है। आप लोग इसको जो भी आंसर होगा आप लोग सही से दिए होंगे, तो आप लोग लास्ट में बता दीजिए कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग बनाए उसमें से कितना सही हुआ, तो उसमें दे दीजिएगा आप लोग कि कितना में कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।